इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, आज हम आपको लिखना सिखाएंगे। क्या? A for apple, B for ball, C for है ना? ऐसा लिखना सिखाएंगे। अच्छा, B for बड़ा एप्पल, C for छोटा एप्पल, D for दो एप्पल। अच्छा, तुम्हारे पास तो सब चीजें हैं। प्रवेशिका कहाँ है? आगे लेट आएगी। मैम आपकी क्लास बढ़िया है, उसको हम छोड़, मैम आपकी क्लास अच्छी नहीं लगती। चलो करें स्टार्ट। चलो, अच्छा अभी हम एक शुरुआत करते हैं एक बच्चे की कहानी से लेके। स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है है ना? कौन है बच्चा यहाँ पर? मैम गौरव है क्या? हाँ बच्ची लगती है ना ये? बच्चा बच्ची एक ही बात है ना, ही इंक्लूड शी, है ना? गौरव बच्चा नहीं लग रहा, मुस्कान सही बच्चा लग रही है ना? चलो, अब मुस्कान पैदा हुई अभी अभी, ठीक है? जब पैदा नहीं करते थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना? साल भी नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा नहीं, 1.5 साल ही कम करना है। अच्छा, सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है? बोलना। कैसे सीखता है? उसको कैसे पता लगता है? दूसरों का बोलना। अच्छा, बच्चा कैसे बोलना सीखता है? उसे कैसे पता है मेरी माँ है? सुन के। सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है ना? इमिटेट करता है, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो उसको ग्रैस्प कर रहा है ना? जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चा बोलना सीखेगा। ठीक है, मेरे केस में आज मुझे ये चीज दिखाई देती है, मेरी बेटी के केस में, है ना? जैसी लैंग्वेज हमारी होती है बच्चा वैसे का वैसा रिप्लाई करता है। जैसे मैं कई बार उसे गुस्सा करती हूँ जब वो पोनी नहीं बनवाती, तो मैं सीजर लेके आती हूँ कि लाओ मैं तुम्हारे बाल कट कर दूँ, और आज रियल में उसने सीजर लाके मेरे बाल यहाँ से कट कर दिए। ठीक है, अभी ये सुबह का इंसिडेंस है। ठीक है, नहीं आजकल तो बच्चे पिटते तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ उसे दिखाती थी, डराती थी ताकि वो पोनी बनवाए, लेकिन उसने तो कर दिया। ठीक है, तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। मैं उसे डराती थी तो वो मुझे डराती है। उसने डरा है। जब अभी ऐसा हुआ कि कभी मैं उसे गुस्से में लगा भी दूं थप्पड़, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका भी हाथ चलना शुरू हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ उसके दोनों हाथ पकड़ के ऐसे कर देती हूँ कि अब हाथ चलाओगे। अब क्या होता है कि जब मैं हाथ ऐसे उठाती हूँ तो वो मेरे हाथ ऐसे कर देती है कि आप मुझे मारोगे, आप मुझे मारोगे। मैं गौरव को बोल रहा हूँ, तो अपने बेटे को ठीक है, तो ऐसा ही होता है, रियलिटी है ये जो बुक्स में लिखी हुई है। बच्चा वही करता है जो वो देखता है, जो वो सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुमने मुझे अभी क्या बताया कि बच्चा पहले सुनेगा चीजों को। ठीक है, सुन के समझेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चा समझना शुरू करता है ना हमारे इमोशंस को भी, कि कब हम गुस्सा कर रही है ना? जब हम स्माइल देते हैं तो वो खुश होती है ना, कि भाई मुझे भी खुश होना है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे जाते ही हक करती है पहले, वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जब यहाँ से जाती थी तो सबसे पहले उसे करती थी, अब वो मुझे करती है। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले सीखना, उसके बाद वो इमिटेट करता है, मतलब वैसा का वैसा बोलता है। ठीक है, उसके बाद अब बच्चा बड़ा हो गया, मुस्कान थोड़ी सी बड़ी हो गई है, स्कूल जाना शुरू कर रही है। स्कूल में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? सीधा जाते ही लिखवाना शुरू कर देते हैं। वो भी छोड़ो, उससे पहले हमें अल्फाबेट्स की पहचान नहीं करवाते। तो तुम राइटिंग पे क्यों जा रहे हो? आजकल का ट्रेंड देखो ना, सबसे पहले बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है। चार्ट लगा दिया अल्फाबेट्स का, है ना? बच्चे को पहचान तो बताओ कि क्या है। जैसे अभी वो स्कूल नहीं गई मेरी बेटी, ठीक है, लेकिन उसको A to Z अल्फाबेट हम दिखाते हैं तो वो बताती है। अब वो छोटी छोटी चीजों में ढूंढ रही होती है। एक नेल कटर है, उसका नेल कटर की ना शेप एक ऐसी बनी हुई है बीच में, यू, तो मेरे पास सीधा उठा के लाएगी, मम्मा यू फॉर अम्ब्रेला। तो मैं ढूंढ रही होती कि कहाँ दिख गया इसे।
मतलब छोटी छोटी चीजों में ना ढूंढती रहती है। कोई जग रखा होगा, उस जग की शेप ना इस टाइप की थी कि एक ऐसे उसकी वो आ रही थी, क्या मतलब पकड़ने के लिए होल्डर जो होता है। अब उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो ढक्कन इस टाइप से जब रखा था जग का, तो कहती है कि मम्मा ये एलिफेंट है। एलिफेंट की उसको वो ट्रंक दिखाई दे रही थी। मतलब इमेजिनेशन देख रहे हो बच्चे की। तो बाद में मैंने उसको जब गौर से देखा कि हाँ ये सच में लग रहा है वो, तो बच्चा क्या करता है, रीड करता है चीजों को, है ना। उसने क्या किया, यहाँ देखा या फोन में देखा या पिक्चर देखी एलिफेंट की, उसको दिमाग में सेट किया, फिर अब जो भी चीजें वैसी दिखाई देती है तो उसको वही चीज नजर आती है। तो बच्चा रीड करता है पहले। लास्ट में आती है राइटिंग स्किल। क्या आती है, राइटिंग स्किल। वो अपना डॉट डॉट करके स्टार्ट करवाते हैं ना, फिर बच्चा बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहला होता है लिसनिंग। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, समझता है। ठीक है, लिसनिंग, सुनता है और उसको समझता है। लिसन करने के बाद वो क्या करता है, बोलता है उसी चीज को, जो उसने सीखा वही वो बोलेगा। ठीक है, उसके बाद उसने अल्फाबेट्स की पहचान करनी सीखी, रीडिंग पढ़ा कि ये A फॉर एप्पल होता है और ये बॉल होता है ना, सिंबल उसने पहचाने। उसके बाद आता है आपका राइटिंग, और ये जो राइटिंग स्किल लास्ट में आती है ना, इसमें मतलब एडवांस नॉलेज चाहने के लिए, मींस एक्सपर्ट बनने के लिए इंसान को जिंदगी लग जाती है पूरी इसी राइटिंग को सीखने में, है कि नहीं। अभी तो कितने साल के हो गए, 18-19 साल के हो ना, 17-18 लगा लो, है ना, 17-18 साल के तुम हो। कितने टाइम से लेटर राइटिंग करते हुए आ रहे हो, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग कर रहे हो ना। लेकिन आज भी अगर तुम्हें दे दो ना इस चीज के ऊपर आर्टिकल लिख दो, तो हाथ जोड़ देते हो, मैम प्लीज ये हमसे ना हो पाएगा, ऐसे कहते हो। मैम ये हमसे हिंदी में लिख देंगे। हिंदी में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, उसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन वही बात जब आ जाए इंग्लिश में लिखने की, हिंदी में मैं बोल सकती हूँ, क्यों, मात्रा की गलती होती है। हाँ जी। तो अभी भी तुम्हें आफत आती है अगर लिखने की कोई बात कह दी जाए तो एक ये राइटिंग की ऐसी चीज है जिसमें इंसान को कितना टाइम लग जाता है सीखने में, है कि नहीं। तो ये 4 चीजें याद रहेंगी स्टेप वाइज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसका बना दो निमोनिक, बना दो। कई बार याद नहीं रहता, रीडिंग ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है, कई बार स्पीकिंग नीचे शिफ्ट हो जाता है तुम्हारे दिमाग में, तो तुम्हें सीरीज में कैसे याद करोगे। लेडी श्री राम कॉलेज में वुमेन्स का बड़ा बोलबाला है, बोलबाला है। लेडी श्री राम कॉलेज में वुमेन का, ठीक है, हो गया याद, LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, क्लियर है। तो ये 4 प्रोसेस होती है एक तरीके से जिसको हम फॉलो करते हैं और तभी हम उससे राइटिंग सीखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज, ये मैंने क्या बताया कि किसके कंपोनेंट्स हैं, ये किसके कंपोनेंट्स हैं, लैंग्वेज के कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। Language has 4 basic components, LSRW. A child first listen to conversation around him and then repeat the sound and words which have been learned from the environment. Thus, the next step is learning to speak. Thereafter, the child begins to recognize alphabets, यानी कि reading alphabets and words and starts to read. The last skill to be mastered is that of writing. Beginning from writing alphabets, देखो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, ए कैसे बनता है ना। उसके बाद हम क्या सीखते हैं, वर्ड बनाना सीखते हैं। ए से वर्ड बना दो कोई भी, ठीक है, वर्ड बनाना सीखते हैं। वर्ड के बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आर्टिकल। उस ऐसे आर्टिकल को जो आप बोलते हो उसको हम बोलते हैं पूरी रिटन कॉम्पोजिशन। कोई भी चीज कंपोजिट करना, है ना।
उसके बाद बुक। हाँ, उसके बाद पूरी बुक बनाना सीखेंगे ना। तो एक तरीके से एक अल्फाबेट से स्टार्ट करके आप कहाँ तक पढ़े? अल्फाबेट, देन वर्ड, देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ एंड देन रिटन कॉम्पोजिशन। एक आपने क्या किसी भी चीज को कंपोजिट करने का मीन्स, ठीक है। The process takes many years for the individual to master। एक इंडिविजुअल को इस राइटिंग प्रोसेस में, राइटिंग स्किल में मास्टर होने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, बहुत साल लग जाते हैं। The reason is that writing is a complex activity। Writing is a complex activity that requires vast knowledge of vocabulary, ठीक है, valid sentence structure, correct grammatical usage। क्या क्या चीजें चाहिए आपको? एक तो vocab आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, sentence structure आपको आना चाहिए, तीसरा grammar आपको आनी चाहिए। Presenting content in a logical and sequential manner is another essential aspect of writing। Multiple areas of brain are used in creating text, organizing words and sentences sequentially so that they make sense to the reader। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़े? अब मुझे आप बताइए कि राइटिंग इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी ओन्ड एंड डेवलप्ड एज। राइटिंग क्या है? एक कम्युनिकेट करने का एक अच्छा मीडियम है। अभी पीछे पढ़ा हमने कम्युनिकेशन चैप्टर में किया ना। कम्युनिकेशन चैप्टर में हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन से इफेक्टिव होता है ना। क्यों? क्योंकि एक तो वो एविडेंस का काम करता है, रिकॉर्ड का काम करता है, रिकॉर्ड रखने का, प्रूफ रखने का, ठीक है। आज की जो भी कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई है, ओरल हुई है तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे, लेकिन रिटन हुई है तो उसका रिकॉर्ड कई सालों तक आप मेंटेन करके रख सकते हो। कभी भी आपको फ्यूचर में नीड हो कि इस मीटिंग में क्या क्या कन्वर्सेशन हुई थी तो आप उस रिटन डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो, है ना। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडिया और ओपिनियन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस एंड ब्रिंग अ चेंज। तो यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले क्या है, ये इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड, it is essential to content development and composing any kind of text। कुछ भी आपको लिखना है, कोई भी कंपोजिशन करना है, कुछ भी आपको बनाना है, कोई टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर अगर आपको लिखना है तो ये उसमें भी हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो essential to content development। कंटेंट डेवलपमेंट का मतलब हुआ आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, उनको एक पेज पर उतारना। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही हैं उसको एक पेपर पे उतारने के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। थर्ड आता है, जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं या पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं उनको आप किस में रखते हो? रिटन फॉर्म में रखते हो। उसके बाद आता है क्रिएटिव राइटिंग ब्रिंग्स टू अस वैल्यूएबल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। क्या होता है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? सच्चाई और परिवर्तन में इमेजिनरी होती है। फिक्शन क्या होता है? किसी को नहीं पता? जो मतलब इमेजिनरी जब अपने काल्पनिक जिसको कहते हैं ना, काल्पनिक जो रियल में नहीं है लेकिन जिसकी इमेजिनेशन हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्शनल, है ना। और नॉन फिक्शन क्या होगा? जो रियलिटी बेस्ड होगा, है ना। इसको वर्चुअल क्या? वर्चुअल किसको कहेंगे? कह सकते हो। क्रिएटिव राइटिंग ब्रिंग्स टू अस वैल्यूएबल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क इन द फॉर्म ऑफ नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफीज। अगर आपको कोई स्टोरी राइटिंग करनी है, ठीक है, तो वो रियल बेस्ड हो सकती है यानी कि नॉन फिक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ भी और बताओ, नॉवेल्स लिखने हैं, है ना, नॉवल लिखना है तो आपका फिक्शन वर्क हुआ, है ना। तो आपका फिक्शन नॉन फिक्शन वर्क दोनों में आपको ये राइटिंग स्किल हेल्प करती है। इमेजिनरी हो सकती है। हाँ, स्टोरी आपकी दोनों हो सकती है ना, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल बेस्ड भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आता है इट इज द सोर्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। जैसे कौन लोग आ गए इसमें? किसके लिए ये एक कमाने का साधन है? राइटर के लिए, है ना।
राइटर अगर कुछ लिखता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलते हैं? पैसे, ठीक है। वो उसी की आजीविका जिसको कहते हैं, है ना, कमाई का साधन ही उसका लिखना है। उसकी जो राइटिंग स्किल्स है वही उसकी कमाई का साधन है। तो कई लोगों के लिए ये क्या है? लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। अच्छा, राइटिंग डाउन आइडियाज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू द थॉट प्रोसेस। जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उसको एक नाम देने के लिए आपको राइटिंग स्किल हेल्प करती है। इट इज अ मीन्स ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रेफरेंस। ये मैंने अभी बताया कि आप रिकॉर्ड की तरह रख सकते हो। कभी भी आपको फ्यूचर में कुछ रेफर करना हो पुराने रिकॉर्ड्स में से तो आप निकाल सकते हो अगर आपका रिटन डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो। Writing also create a permanent documentation available for ready reference any time। किसी भी टाइम आपको कुछ भी चेक करना है तो आप उस डॉक्यूमेंट को निकालो और वहां से रेफर कर सकते हो। नॉलेज क्रिएशन प्रोपगेशन हैपेंस लार्जली थ्रू केयरफुली डॉक्यूमेंटेड रिसर्च प्रोसीजर एंड देयर आउटकम्स। जैसे हम रिसर्च वर्क कोई कर रहे हैं, है ना, अभी हमारा डेली कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कितने टाइम तक अपने आप प्रोसीजर को याद रखोगे? नहीं रख सकते ना। तो आपने आज का जो काम किया उसको क्या कर लो, आप राइट डाउन कर लो, लिख लो, ताकि आप फ्यूचर में जब कभी देखो कि मैंने इस पूरे महीने में किया क्या, तो आपको आपकी नोटिंग से पता लग जाए कि आपने इस पूरे महीने में क्या किया है। इट इज द मोस्ट यूज फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिसेस वगैरह में रिटन कम्युनिकेशन ही आपको हेल्प करता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर एंड आल्सो हेल्प ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। उस टाइम में भी आपको बहुत हेल्प करता है अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और वो तभी होंगी जब आपके पास राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए ना? हाँ जी, अच्छी होनी चाहिए, और वो अच्छी करने के लिए आपको पहले राइटिंग स्किल्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? आज का टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको मस्का चस्का लग जाए, ठीक है। सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे। फिर भी किसी को नींद आ रही हो तो बीच में कोई जोक सुना सकता है। पेपर में कैसे आएगा? पेपर में इसमें कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आया, क्यों बनाया? कई बार मान लो देखो आ भी जाए, आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? देखो अभी डायग्राम के थ्रू अब आ जाएगा थोड़ा सा, वो पहले टॉपिक जो था ना थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? स्टेप्स। किसके स्टेप्स? राइटिंग। अच्छा, लिखने की शुरुआत कैसे करते हो आप लोग? पेपर में लिखते हो? कैसे लिखते हो? क्वेश्चन पढ़ा धराधर शुरू हो गए, ऐसे करते हो? कुछ तो सोचते हो, पहले अपना नाम लिखते हैं। एक मिनट, गौरव बता रहे भाई, पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर हम रोल नंबर लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। तो आप बोलने नहीं देते थे, बोलते क्लास में बहुत सारी है। हाँ करो बता। लिखते थे जो आपने बता दी। अच्छा, उसके बाद पेपर खाली छोड़ के आ जाते हैं। जय श्री राम लिखते हैं। अच्छा, हाँ, और ओम लिखते हैं, जय माता दी, सारे भगवान हो गया, जय बाबा की, प्रवेशी का लिखिए जय बाबा की। सीए के पेपर में मत लिख के आ जाना, पेपर रद्द कर दिया जाएगा। सच्ची में? हाँ जी, 12th तक हो गया जय माता दी। इसमें अगर लिख दिया ना, पेपर काट दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। क्यों में कैसे? ऐसा है? हाँ, वो लोग नास्तिक है। नास्तिक से क्या, लिखने से क्या पास हो जाओगे? नहीं, पूरा पेपर लिख दिया, वो वाला में जय बाबा की। हाँ, तो पेपर कट जाएगा आपका, चेकिंग ही नहीं होगी, ये ध्यान रखना। पेपर में ऐसे कोई वर्ड्स नहीं लिखने हैं, कहीं भी नहीं लिखने हैं, नीचे छुपा के भी नहीं लिखने हैं। हम किसी के पापा नाम भगवान कोई रीजन तो होगा मैम कि मैं इसलिए नहीं कर सकती। 12th में कौन लिख गया? कोई नहीं लिखेगा। अच्छा, एक मिनट, मैंने आपको देख के मुझे पता नहीं था कि मुझे ये चीज कभी बतानी भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगा था कि तुम्हें पता होगा। पेपर देने से पहले इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाओगे। आपको क्या क्या लेके जाना है ये भी पढ़ के जाओगे, ठीक है। ये सब लास्ट की बातें हैं वैसे, और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये भी सब पढ़ के जाओगे। आपका रोल नंबर आएगा ना, पीछे इतनी बड़ी लिस्ट आती है, उसमें लिखा हुआ होता है स्पेसिफिकली जय माता दी, ओम, जय बाबा की, सब कुछ नहीं लिखना है आपको। आपको सिर्फ अपना पेपर अटेम्प्ट करके आना है। हमने तो कभी 10th 11th में भी नहीं लिखा। लिखा तो ये तो मतलब मना कर रहे कुछ पैसे। हाँ, स्पेसिफिकली मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं जिन्होंने कुछ अपनी वो बनाई हुई होती है ना, पहचान, मैं ऐसा लिख के आऊंगा, तो
जान पहचान वाले को बोल दिया मेरा पेपर ये वाला होगा, अच्छा। तो उस पर्पज से। तो इसीलिए मोबाइल नंबर भी नहीं लिखते ना, XXX करके लास्ट के 2 डिजिट डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, भूल से भी मत लिख जाना। चलो अब आगे बढ़ो। हाँ, तो लिखने की शुरुआत कर रहे थे, नाम रोल नंबर हो गया गौरव। चलो अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्वेश्चन कहाँ देख रहे हो, इमेजिन करना है। हम पेपर में बैठे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद अब क्या करोगे? इधर उधर देखेंगे ना किसको आता है ये वाला, ऐसा ही है। हाँ, पेपर होने के बाद देख सकते हो। पेपर होने के बाद तो देखो, मैम को देखो, बच्चों को देखो, किसी को भी देखो। देखने से क्या होगा? बहुत कुछ हो रहा है। कौन कितना लिख रहा है? मेरा हो जल्दी हो गई, ये इनका लिखा हुआ पूरा क्यों नहीं हो रहा अभी तक? ऐसा देखोगे। जैन स्कूल तो जेल जैन स्कूल जेल की तरह है। क्यों? भूल है, वो अंदर जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। सब आएगा ऐसे अंदर क्या है ना, पेपर 10th के यही चीज है। अच्छा। भूल भुलैया क्यों है? क्या बोल लड़ाई भी करके आए तुम। वो 12th वाला है। क्या भूल भुलैया क्यों है? ऊपर चढ़ जाओ, फिर एक फ्लोर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे 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 वो तो बड़े बड़े फुल ऑफ वीडियोस साथ एक साथ निकल लेते वरना शायद चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे थे हम। हमने क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद देखेंगे साइड में किस बात है। देख भी लिया बाकी लिखो। हम मन में सोचेंगे ना क्या लिखें। क्या करोगे? सोचोगे, कुछ तो सोचोगे, क्वेश्चन पढ़ के कुछ दिमाग में तो लाओगे कि लिखना क्या है, या डायरेक्ट शुरू हो जाओगे? शुरू होने के लिए भी आपके दिमाग में कुछ होना तो चाहिए ना, है ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सोचोगे। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ा मींस हमें एक टॉपिक मिल गया कि हमें इसके बारे में लिखना है ना? तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है सेलेक्टिंग अ टॉपिक। सेलेक्टिंग अ टॉपिक, आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, टॉपिक सेलेक्ट हो गया, यानी कि क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया जिसका हमने आंसर करना है। सेकंड, आपको अब दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। क्या करना है? दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में लानी है, यानी कि दिमाग में एक तूफान मचा देना है। क्या करना है? तूफान मचा देना है, जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, दिमाग में एक तूफान मचा देना है। जितनी बातें सोच सकते हो उतनी बातें आपको सोच लेनी है। आ रही बात समझ? थर्ड वन इज, अब आपने जो सोचा उसको वहीं पे ही रहने दोगे या उसको पेपर पे भी उतारोगे? है ना, उतारेंगे। अब सुनना जरा, वो तो है, हाथ से लिखना। कई बच्चे होते हैं ना, यहाँ से ना इतना रट रट के जाते हैं, पी के जाते हैं, वहां जाके सीधा उल्टी कर देते हैं, वैसे का वैसा ही, है ना? ऐसे रटेंगे, सुबह सुबह टेस्ट होगा ना, चलता रहेगा। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हुआ या एग्जाम स्टार्ट हुआ, है ना? अच्छा, चलो, अब आपने जो दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं, जो दिमाग को इतना चलाया है, जितना कंटेंट आपके पास आया है, आप उसको क्या करोगे? लिख लोगे। अभी आप क्या कर रहे हो? रफली लिख रहे हो। देखो पेपर से थोड़ा सा बाहर आ जाना, क्योंकि वहां आपके पास इतना टाइम नहीं, एक बार रफली लिखो, उसको सेट करो, फिर आंसर लिखो, है ना? आपके दिमाग में जो आता है आप उस हिसाब से चल देते हो। लेकिन नॉर्मली राइटिंग स्किल में आपको क्या करना होता है? जैसे ही आपके दिमाग में चीजें आई, आप उसको ना एक बार लिख लेते हो कि मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है। कैसे लिखते हो? उसके कई फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हो? उसके कई फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक ऐसे चार्ट बना लेते हैं, है ना? जैसे मेरा एक टॉपिक, कोई टॉपिक बताओ इंटरेस्टिंग सा, तो बता दो। टाइप्स ऑफ चैनल। हाँ, नेटवर्क चैनल, नेटवर्क चैनल, अलग अलग टाइप के थे ना वो। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कम्युनिकेशन, गाय कैसे? गाय का ऐसे, क्या बोला? गाय का ऐसे, कम्युनिकेशन। मैम मैंने पेपर में लिख के आते थे गाय हमारी माता है। हमको कुछ नहीं आता है।
फिर टीचर लिखता स्टार्ट हमारा बाप है, नंबर देना बाप है। तो हमने उठाया टॉपिक कौन सा, कम्युनिकेशन। अब आपके दिमाग में ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें आ रही हो मुझे बताओ, बताओ एक्सचेंज ऑफ आइडिया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, क्या उसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, और बताओ सॉरी कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन है, ऐसा है ना। अच्छा और बताओ और क्या आपके दिमाग में आ रहा है। मैम आप सीधा टाइम भी ले लेते ना, क्या क्या इसके बैरियर्स हैं, स्कोप दिखता है ना? है स्कोप देख मतलब आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही है, स्कोप लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये तो सब चीजें आपके दिमाग में आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फिर कुछ कुछ आ रहे हैं पार्ट्स, है ना, टाइप्स में हमें कुछ कुछ आता है। तो आपने इस तरीके का फॉर्म कर लिया, अभी एक क्या बना दिया डायग्राम, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप एक रफ बना लेते हो तो उसको हम बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं, रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम ये बोलते हैं। मैं या फिर आप क्या करते हो, जैसे रेड ये बनाते हैं, इसमें जैसे 5 पॉइंट है और उनमें से 3 एक्सप्लेन कर दें, 2 ना करें तो किसमें 5 पॉइंट है, कोई भी अगर 5 पॉइंट हो जैसे हाँ। इसी के बारे में भी हाँ। और 3 एक्सप्लेन करते हैं, 2 ना करें तो ढंग से 2 नीचे लिखो, तो ठीक है, जो आपने सोचा कम से कम वो तो लिखो। मतलब 3 को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो 2 को करना जरूरी है। नहीं, ठीक है, चलो उसके बाद रे डायग्राम बना दिया आपने। या फिर आप क्या कर सकते हो, और कोई ऑप्शन है आपके पास, मान लो आपको कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके बैरियर्स क्या है इसके, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं सीक्वेंस में लिख लेते हैं, कुछ डायग्राम में लिख लेते हैं और कुछ सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल फॉर्म। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। अच्छा अब मान लो कोई टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें आपस में जैसे कॉम्बिनेशन वाला है, कंट्रास्ट वाला है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस है, उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है ना, कंपैरिजन है, तो आप क्या करोगे, ऐसे 2 कॉलम बना लोगे, सेम और डिफरेंट, है ना, ऐसे डिफरेंस वाला आपने बना दिया, ठीक है, कि इसमें सेम क्या चीजें हैं, यहाँ पर डिफरेंट क्या चीजें हैं, मतलब जहाँ पे आपको कंपेयर या कंट्रास्ट करना है उनको, तो वहां पर आप ऐसा फॉर्म बना दोगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट फॉर्म हो गया आपका। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है, ये हमारी प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। उसके बाद कुछ ऐसा भी होता है कि ये किसी प्रॉब्लम का कॉज है, कारण है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, बताओ बच्चों, समझ आया, यस मैम, ठीक है। तो ये है इसकी फॉर्म, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प करता है, मींस आपके दिमाग में जो कंटेंट तैयार हुआ है उस कंटेंट को आपने ऑर्गेनाइज करना है। अब आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप रे डायग्राम भी यूज कर सकते हो, सीक्वेंशियल फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कंपैरिजन और कंट्रास्ट वाली फॉर्म भी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और कॉज एंड इफेक्ट, ये 5 हैं जो आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो थर्ड स्टेप आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट, और वो आप इन 5 फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फोर्थ वन, अब क्या करोगे आप, देखो अब आपने सारा तैयार कर लिया, अब इससे फेयर ड्राफ्ट करना शुरू करोगे ना, तो अब आप क्या करोगे, राइटिंग लिखना शुरू करोगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब आपने लिख लिया, जब आप छोटे थे, जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता था पेपर करने के लिए, तो आप पूरा पेपर कर लेते थे जल्दी। मुझे तो याद है जब हम 3rd 4th में होते थे तो हमारा पेपर जल्दी हो जाता था, फिर टीचर बैठा रखते थे जिसको पढ़ो, हाँ हम एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार पढ़ते रहते थे, कोई गलती नहीं मिलती थी, टीचर इतने निकालते थे, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते थे, लिख लिया, उसके बाद हम उसको क्या करते थे, पढ़ते थे, यानी कि हम उसको रिवाइज करते थे,
तो अपनी गलती मिली नहीं, लेकिन टीचर को गलती क्योंकि वो उस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट थी, है कि नहीं। तो इसके बाद जो नाम शुरू होगा वो किसका होगा, एक्सपर्ट का काम शुरू होगा। एक्सपर्ट उसको पढ़ के उसमें एडिटिंग करेगा एंड प्रूफ रीडिंग करेगा। क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि पढ़ना और उसमें से गलतियां निकाल के उसको ठीक करना, और ये काम कौन कर सकता है, उस टॉपिक का या उस रेलेवेंट एरिया का एक्सपर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में क्या हो जाता है, जब ये एडिट हो गया, इसमें से गलतियां बाहर हो गई है, अब ये सही तैयार हो गया, अब हम इसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं, और इसको हम प्रिंटिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, पेपर से बाहर आ जाओ, पेपर क्या प्रिंट होगा आपका, है ना। अगर आपने कुछ भी टॉपिक के बारे में लिखा तो हम उसको पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग में भेज देते हैं। तो ये स्टेप समझ में आए, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहला है आपका सेलेक्टिंग अ टॉपिक। सबसे पहले आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि किसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने दिमाग के बढ़ाओ, अपने दिमाग में तूफान मचा दो, अपने दिमाग में सोच का भंडार लगा दो, ठीक है। थर्ड, जो भी आपने सोचा उसको पेपर पे उतार दो, पेपर पे उतार दो। अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर दो। कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, 5 तरीके। पहला रे डायग्राम, दूसरा सीक्वेंशियल फॉर्म, थर्ड कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, फोर्थ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, एंड फिफ्थ वन इज कॉज एंड इफेक्ट। ये 5 हो गए। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने कंटेंट को, अब आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। हम राइटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हमें तो अपनी गलती दिखाई नहीं देगी, एडिटिंग होगी, प्रूफ रीडिंग होगी। जब वो फाइनल तैयार हो जाएगा, आप उसको हम पब्लिश कर देंगे और प्रिंट के लिए भेज देंगे। हो गया राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। प्रोसेस याद हुई अच्छे से। चलो अब हम जो लास्ट टॉपिक करेंगे वो है स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। इस हिसाब से आपका टॉपिक आई थिंक 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1 घंटे ऑलरेडी हो, अरे टोटल 1 घंटा, 1 घंटा तो होगा भी नहीं। अभी हमारी क्लास में स्टार्ट हुई है ना अभी समय। हम सही है, अच्छी बात है। मैं 1 घंटा पढ़ा तुम तो पढ़ती है, कितने बजे से पढ़ रहे हो सुबह? 11:30 से पढ़ते हैं। 11:25 पे मैम आ गई थी क्लास के अंदर। तो हाँ ठीक है, मुझको याद आ गया। क्या? अपना जो लास्ट टॉपिक जिसका पूरा टेस्ट तुमने नहीं दिया था, आज उसका क्वेश्चन ही लिखवा लेंगे ना। मैंने कहा था सरप्राइज, बहुत अच्छे लगते हैं। टॉपिक था आपने कहा था मैम इस बार टेस्ट में सिर्फ इतना ही दे दो, उसके बाद हम प्रवेशिका भी नहीं है। प्रवेशिका नहीं है तो 10 में से अगर 10% बच्चा नहीं है तो 90% मेरे पास नहीं है। तुम नहीं देख सकते और मैं तुम्हारा दोस्त देख सकती हूँ। अभी 15 मिनट में खत्म। 15 मिनट के बाद सब क्लास में बचना। क्यों? हम स्टैंड जीरो ये बराबर ऐसा नहीं होता। तब तक टीचर के लिए अपने पास टीचर से मैं आज उसमें से क्वेश्चन 1 दूंगी और आप मुझे लिखकर दिखाएंगे। आपने मैं आपको रिवाइज करने के लिए 10 मिनट भी दे दूंगी। क्या है मैम? फोन है? नो मैम, हमने तो लिखवा लिया। फोन नहीं है? अरे देखो मुझे कितने हैं वो। तुम फोन जितना है उतना लिखती है ना, कौन सा तरफ फाइनल दे देंगे। इन चीजों से ना डरा मत करो प्लीज। गौरव क्या कह रहे हो? तो फिर क्या होगा? मैम ये तो कभी नहीं डरता, बस ऐसे गोला बन के बैठ जाओ, नंबर इसके फुल आते हैं। मैं भी सुनी जाए मैं बहुत बड़ा तू किसी से बात मत किया कर टेस्ट वाले दिन। हम नहीं करते तब तो किसी पढ़ेगी। तूने क्यों कहा मेरी तैयारी नहीं है? तूने क्यों कहा कि सब लोग पढ़ रहे हो मैं नहीं पढ़ रहा? ऐसा क्यों बोला? ठीक है, उसी की वजह से तू फंसा। चल स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, मैं 10 मिनट रिवीजन के लिए दे दूंगी, लेकिन आप मुझे वो टॉपिक लिख के दिखाएं। मैम सुन लेना। क्यों? लिखने में स्कूल लाइफ में था
ही चुकी है, मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। बहुत मानती हूँ मैं तुम्हारी, कभी मेरी भी सुन लो। चलो एक काम करो, ये टॉपिक जीत लो ना। आज क्या कहते हैं कि हर बार तुम्हारी मानती हूँ, 2 बजे छोड़ देती हूँ ना। 3 पूरे हफ्ते में 3 क्लासेस होती है, तीनों क्लासेस में बोलते हैं मैम 2 बजे छोड़ दो, और मैं मानती हूँ। आज एक दिन मैंने टेस्ट के लिए बोल दिया तो मान रहे हैं, मैं वो मान बात नहीं, वो बात नहीं वाला है ना। सही बात हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ फिर चढ़ा था स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, स्टाइल्स ऑफ, देखो लिखने के क्या क्या स्टाइल हैं, लिखने के क्या क्या स्टाइल है। सबसे पहला है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी देखो चारों अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छे से समझना, उसके बाद मैं पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है। एक्सपोजिटरी में क्या होता है? एक्सपोजिटरी राइटिंग इज दैट राइटिंग दैट सीक्स टू एक्सप्लेन, किसी भी चीज को क्या करना है आपने? एक्सप्लेन करना है, इल्यूमिनेट करना है। इल्यूमिनेट करने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू किसी चीज को क्लियर करना, तो इल्यूमिनेट का मतलब ऐसे लिखना है, टू मेक क्लियर। क्या लिखोगे? टू मेक क्लियर, लिख लो साथ साथ, सोचते मत रहा करो जब मैं कुछ बता रही होती हूँ। इल्यूमिनेट का मतलब टू मेक क्लियर, और एक्सपोज, एक्सपोज से ही वर्ड, एक्सपोज वर्ड से ही बना है एक्सपोजिटरी। तो एक्सपोज करने का मतलब क्या है? एक्सपोज करना, विच इज वेयर द वर्ड एक्सपोजिटरी कम्स फॉर, मतलब एक्सपोज करना मीन्स किसी चीज को सबके सामने उभार कर ले आना, ठीक है। The main purpose of this type of writing is to spread information. Information लोगों तक पहुंचाना है इस writing का purpose. This style of writing attempts to relay facts for a purpose. अच्छा एक बात सुनना, expository style में आपको अगर बात करनी है ना, तो वो कैसे बात करनी है? Based on facts. मतलब आपको रियल बात करनी है, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो फैक्ट है, आपको वो बात करनी है। अपनी विचारधारा को बीच में मत लाना। ये बात समझ में आई है? अपने व्यूज, अपना ओपिनियन अपने पास रखना। आपको अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस एक्सपोजिटरी स्टाइल में रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ उतनी बात लिखनी है जो फैक्चुअल है, ठीक है, जो फैक्चुअल है। जैसे ताजमहल, हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था ताजमहल, अब ताजमहल के ऊपर लिखना है। अब ताजमहल से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वही तो लिखोगे, या शाहजहां और मुमताज की अपनी इमेजिनरी स्टोरी बना दोगे आप? प्रेम कथा। अब उनकी जो प्रेम कथा रियल आप सुन चुके हो वही तो लिखोगे ना इसमें, या उसमें एक्स्ट्रा डाल दोगे कुछ कि वो व्हाट्सएप चैट करते थे है ना, डाल सकते हो ऐसे। तो अपना ओपिनियन, अपना व्यू अंदर दबा के रखना, यहाँ पे आपको उभारने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या होके चलना है? ऑब्जेक्टिव। बच्चों ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है बेस्ड ऑन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो अगर हम किसी को देंगे, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव स्टाइल में बात कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव क्या होगा? इसका अपोजिट। सब्जेक्टिव का मतलब जहां पर हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, हम अपना व्यू रख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा ठीक लगता है, वो होता है सब्जेक्टिव बात। लेकिन ऑब्जेक्टिव बात क्या होगी? जिसमें आपको फैक्ट बोलने हैं, फैक्चुअल बातें करनी है, उसमें आपको अपने व्यू, अपने ओपिनियन को रखने की जरूरत नहीं है। बताओ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ में आया? यस मैम। आपके हिसाब से तो वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला, है ना। तो अभी यहाँ आ जाओ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? फैक्चुअल बातें करना ऑब्जेक्टिव होता है, जहां पर आप अपना ओपिनियन रख सके वो सब्जेक्टिव होता है। क्लियर? तो पढ़ो इसको। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग अटेम्प्ट्स टू रिले फैक्ट्स फॉर अ पर्पस। आपको फैक्चुअल बातें वहां पर मेंशन करनी है। इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव का मतलब लिख लो एक बार बहुत अच्छे से। एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स, एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट डिस्टॉर्शन,
by personal feeling, expressing facts without distortion by personal feeling। इसका मतलब तुम लोगों ने लिखा नहीं, लिख लिया? हाँ जी, इसका मतलब समझ में आया? फैक्ट्स को एक्सप्रेस करना बिना उन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किए, खराब किए। किससे खराब नहीं करना आपको? आपकी पर्सनल फीलिंग से, आपके पर्सनल ओपिनियन से, आपके पर्सनल व्यू से, थॉट से आपको उस फैक्ट को खराब नहीं करना। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्लियर? यस मैम। चलो, द राइटर्स ओपिनियन, इमोशन, बायसेस और पॉइंट ऑफ व्यू हैव नो प्लेस इन इट। इसको अंडरलाइन कर लो। ओपिनियन, इमोशन, बायसेस और पॉइंट्स ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट आपका हैव नो प्लेस इन इट। इसमें आपके व्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स, देखो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, फैक्ट्स बेस्ड होती है या राइटर का ओपिनियन होता है उसमें? फैक्चुअल होती है ना टेक्स्ट बुक। रिसर्च पेपर, न्यूज स्टोरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एसेज, रिपोर्ट्स, रेसिपी, एनी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। किसी भी प्रोसेस को अगर आपने बताना है तो आप प्रोसेस को अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो प्रोसेस जैसे है वैसे ही आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे, सैंपल दिया हुआ है द ताजमहल। ताजमहल के बारे में वही बातें तो लिखोगे ना जो फैक्ट है उसके। ठीक है, मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी की बात है? ह्यूमन मेमोरी की बात। तो साइंस रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं मेमोरी से रिलेटेड आप वही लिखोगे, है कि नहीं? साइंस पढ़नी पड़ेगी। नहीं, किसने कहा? मैंने कहा इसको याद करो सैंपल को। ये आपको एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, चाहिए पढ़ाई में। हाँ, कुछ ज्यादा ही ज्यादा जो चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार सेकंड को लीव करते हुए थर्ड पर आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आपस में रिलेटिव या माइनर डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव में भी क्या होता है? जिसको डिस्क्राइब किया जाए। तो बच्चों के एक्सपोजिटरी में क्या था? वहां पे तो आप कुछ ना कुछ किसी के बारे में एक्सप्रेस ही कर रहे थे। इसमें अपना व्यू दे सकते होंगे। डिफरेंसेस, इसमें आप अपना व्यू रख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्ट्स बोलने देना, यहाँ पर आप फैक्ट्स के साथ साथ में अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हो। और अगर अपना व्यू पॉइंट रखोगे, अपना ओपिनियन रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बढ़ जाएगी ना, है ना? तो अब इसको पढ़ लो। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट और सेंस। द एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोथ एंटेल डिस्क्राइबिंग, दोनों में ही डिस्क्राइब किया जाता है चीजों को, बट व्हाट इज बीइंग रिटन अबाउट, मतलब जिसके बारे में लिख रहे हो उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, बट अ डिस्क्रिप्शन इज मोर डिटेल्ड, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में लिखते हो आप। ठीक है, मोर डिटेल, पर्सनल भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। समझ आ रहा है बच्चों? सब्जेक्टिव होता है और मोर डिटेल्ड होता है। इसमें डिटेल में बातें की जाती हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में, और वहां पर आप अपना व्यू भी रख सकते हो। इट इज विविड, विविड का मतलब पता है किसी को? लाइक विविड का मतलब ऐसा होता है पिक्चर फॉर्म में किसी को बताना, है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में। तो इट इज विविड, यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच, अलाउ द रीडर टू सेंस, सी एंड फील एवरीथिंग that a particular phenomenon evoked in the writer। मतलब राइटर अगर किसी चीज को देखो पिक्टोरियल फॉर्म में अगर बनाएगा, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो, अगर आप उसको थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में बना दो, प्रोसेस को फ्लो बना दो, तो वो फ्लो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट नहीं कर देता। पेपर में जब आप लिख रहे होते हो तो वो पिक्चर ही आपके दिमाग में बार बार आ रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं विविड। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। अब हमें अगर इनके बीच में डिफरेंस निकालना है तो वो क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन, द रीडर हैज टू असेस वेदर द राइटिंग इज मोर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कौन सी राइटिंग सब्जेक्टिव है और कौन सी राइटिंग ऑब्जेक्टिव है, उसी के बेसिस पर आप डिफरेंस निकाल सकते हो। किसके बीच में? एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव के बीच में। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है वो इंपार्शियल होती है, बेस्ड ऑन
फैक्ट होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी क्या होती है, मोर पर्सनलाइज्ड होती है। ऑथर का अपना व्यू पॉइंट भी उसमें लिखा हुआ होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ट्रूली अटेम्प्ट टू कैप्टिवेट द रीडर। कैप्टिवेट करने का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना किसी को, क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना उसके ऊपर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ राइटिंग के एग्जांपल दिए हुए इन्होंने। पोएट्री, पोएट्री अपनी खुद की आपकी हो सकती है ना, डायरीज लिखना, पार्ट्स ऑफ लार्जर स्टोरीज, नॉवेल्स, ट्रेवलोग्स, ये आपके पर्सनल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। बताओ बच्चों, दोनों में समझ आई चीजें? यस मैम। अब आता है आपका सेकंड आर्गुमेंटेटिव। नाम से ही पता चल रहा होगा ये क्या है। आर्गुमेंटेटिव क्या, इसका दूसरा नाम है पर्सुएसिव। इसका दूसरा नाम है पर्सुएसिव। आर्गुमेंटेटिव का मतलब आर्गुमेंट करना, किसी को भी आप किसी फैक्ट पर आर्गुमेंट कर रहे हो उससे, तो अगर आपको अपना आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको उससे रिलेटेड क्या देने पड़ेंगे, रीजन देने पड़ेंगे। मतलब अपनी बात आप प्रूव कर सको, आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल तो कुछ होना चाहिए ना, आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए ना, है कि नहीं? बोल सही बोल रहे हो ना। तो जब भी किसी से आर्गुमेंट करो तो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास प्रूफ होने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो एम ऑफ परसुएसिव राइटिंग इज टू कन्विंस, आपने दूसरे को कन्विंस करना है अपनी बात से, है ना, एंड इन्फ्लुएंस अ रीडर ऑफ अ सर्टेन आइडिया और पोजीशन ऑफ एन इशू। किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी इशू पे आपका जो व्यू पॉइंट है, आपने उस पॉइंट से दूसरे को क्या करना है, कन्विंस करना है, ठीक है। द राइटर परसुएट्स, परसुएट्स का मतलब होता है कन्विंस करना, परसुएट्स द रीडर टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात माने, सामने वाला आपकी बात माने, तो आपकी बात इतनी स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए ना कि सामने वाले का दिमाग वो सही कर सके। बताओ, है कि नहीं? अगर आपको सामने वाले के अंदर मोटिवेशन लाना है, मोटिवेशन लाना है, तो आपके अंदर वो स्किल भी तो होनी चाहिए। जो बातें आप बोल रहे हो, जो बातें आप मोटिवेशन के लिए उसके सामने रख रहे हो, वो बातों के सपोर्ट में एविडेंस भी होने चाहिए, तभी तो सामने वाले को लगेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी से आर्ग्यूमेंट करो तो आपको अपना पॉइंट अगर सही साबित करना है तो सही साबित करने के लिए आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल होना चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए। कोर्ट में जैसे हम जाते हैं, ठीक है, गवाही के लिए वो पेश किया गया, है ना, वो आया, उसने कहा कि हाँ मेरा पॉइंट सही है। आप अपने पॉइंट को सही कब बताते हो, जब आपके पास प्रूफ होता है, ठीक है। तो कभी भी आपने सामने वाले को कन्विंस करना है, रीडर को कन्विंस करना है, तो आप अपनी बात को जोरदार बनाओ, और वो जोरदार कैसे बनेगी, जब उसमें सपोर्टिंग एविडेंस डलेंगे, ठीक है। तो राइटर परसुएट्स द रीडर टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आर्गुमेंट्स सपोर्टेड बाय रीजनिंग एंड फैक्ट्स। परसुएसिव राइटिंग इज कॉमन टू, कौन कौन लिख सकते हैं इसको, मतलब क्या क्या चीजों में ये यूज होता है, एडिटोरियल्स, स्पीचेस, बिजनेस आइडिया, कंप्लेंट्स, क्रिटिकल एनालिसिस, रिव्यूज, एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, इन्फ्लुएंस करते हैं ना हम दूसरे को, हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किस तरीके से क्रिएट की जाती है, एक इफेक्टिव वे में, ताकि सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, समझ आ गया। चलो, इसका एग्जांपल है सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज। देखो, कई लोग कहते हैं मोबाइल यूज करना अच्छी बात है, और कई लोग कहते हैं बेकार बात है ना। तो यहाँ पर जो ऑथर का व्यू पॉइंट है, उसको अगर सामने वाले को भी वही मनवाना है, तो आपके पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए, ठीक है। तो सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज, ये आपका आर्गुमेंटेटिव है, क्योंकि कुछ कहते हैं हाँ और कुछ कहते हैं ना, ठीक है। फोर्थ वन इज नैरेटिव। फोर्थ वन इज नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है, जिसे सामने वाले को बता सके। एक्सपोजिटरी क्या होता है, उसमें भी हम सामने वाले को बता रहे हैं,
फर्क बताओ, फर्क। कभी अकॉर्डिंग टू खुद बताता है, नरेट करता है अपने तरीके से, हाँ। अपना स्टाइल यूज करके, हाँ। है ना। वो उसमें कुछ भी डाल सकता है ऐसा इंटरेस्टिंग जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। जैसे अगर मान लो कोई स्टोरी लिख रहा है, स्टोरी राइटिंग कर रहा है ना, तो स्टोरी में अगर मान लो वो फिक्शनल स्टोरी है, मींस काल्पनिक स्टोरी है अगर वो, तो वो उसमें कुछ भी डाल सकता है ना, एक जॉब के जरिए किसी की एंट्री दिखा सकता है ना। अच्छा, आप ये जो प्ले करते हो, स्कूल में स्किट कराते थे, कराते थे, प्ले कराते थे, एक दो बार कराया। कराया था। तो उसमें क्या होता है, एक मैसेज उस प्ले के थ्रू हम सामने वाले के पास भेजते थे, ऐसा ही होता था। तो किसी भी प्ले के थ्रू सामने वाले को कुछ मैसेज देना, ये भी क्या है, नैरेटिव स्टाइल है। द नैरेटिव स्टाइल इज अबाउट स्टोरी टेलिंग, नैरेटिंग अ टेल कंप्लीट विद कैरेक्टर्स एक्शन। उसमें कुछ कैरेक्टर डाल के, जैसे किसी का कोई अच्छा कैरेक्टर डाल दिया, किसी का बुरा कैरेक्टर डाल दिया अपनी स्टोरी में। कैरेक्टर समझ रहे हो, यस मैम। सीरियल्स देखते हैं ना, है ना, तो कोई तो क्या होता है, एक तो होता है हीरो और एक दूसरा होता है विलेन, है ना। तो सीरियल्स में भी तो होते हैं। तो ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर अच्छे होते हैं, कुछ कैरेक्टर बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब डाल के अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना रीडर के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे डायलॉग डाल के, है ना। तो इट इज यूजुअली फिक्शनल होता है ये, ठीक है, बट कैन बी नॉन फिक्शनल, एज वेल इफ इट डिपिक्ट्स रियल लाइफ इवेंट्स एंड स्टोरीज। कई बार हम रियल लाइफ इवेंट्स को भी तो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो तो हमारी नॉन फिक्शनल है ना, ठीक है। नैरेटिव राइटिंग इज मोस्टली पर्सनल एंड इमेजिनेटिव। It is original and self-expressive. Writer attempt to relate universal truth through poetry and telling stories. ये होता है आपका narrative style, ठीक है। हाँ जी, इसमें कुछ टेक्निक्स लिखी हुई है। अगर आपने नैरेटिव राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या टेक्निक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैरेक्टर्स डालने चाहिए, ठीक है, और विविड और वाइब्रेंट सेटिंग रखनी चाहिए, क्लियर आइडेंटिफाइबल थीम होनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी कुछ टेक्निक्स हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हो ताकि इस रीडर को उसको पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट, ठीक है। नोवेल, स्क्रीन स्क्रिप्ट, प्लेज, स्टोरीज, लीजेंड्स, पोएम्स, ये सब किसके पार्ट है, नैरेटिव स्टाइल के, ठीक है। हाँ जी बच्चों, यस मैम, क्लियर है, बढ़े आगे। सबसे पहला कौन सा था स्टाइल, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में क्या था फीचर, ये ऑब्जेक्टिव होता था, यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं थी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता था। थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता था, अपने आइडिया, आप सब्जेक्टिव हो सकते हो, अपने व्यूज वहां पर रख सकते हो। सेकंड इज आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव। उसमें क्या होता है कि आर्गुमेंट के जरिए आप अपनी बात को सही रखने की कोशिश करते हो, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। फोर्थ वन इज नैरेटिव, जिसमें आप इंटरेस्टिंग रोल डाल के उस राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने को, ताकि रीडर को उसमें मजा आता रहे पढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स। मैम ये वाला चैप्टर है गाइस टेस्ट में, बस वो कम्युनिकेशन Significance of writing for students। हाँ जी बच्चों, बच्चों के लिए राइटिंग स्किल्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बताओ। इससे क्या इंप्रूव होता है, सही बोल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल। जब लिखना आएगा, राइटिंग स्किल अच्छी होंगी तो इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो स्टूडेंट्स को ये क्या हेल्प करता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करता है। सेकंड वन इज हेल्प स्टूडेंट्स रिव्यू एंड रिमेंबर रिसेंटली लर्न मटेरियल। आपने जो भी अभी रिसेंटली कुछ पढ़ा है उसको आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, रिमेंबर याद रख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो की लेसन पॉइंट एंड बिल्ड राइटिंग स्किल एट द सेम टाइम। मतलब वो राइटिंग प्रोसेस याद आ रही है आपको, जिसमें आप डायग्राम के जरिए अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो ये चीज आपको हेल्प करती है ना आपके अभी जनरल लाइफ में भी,
कि आपने मान लो किसी भी चीज के नोट्स बनाने हैं तो आप क्या करते हो, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में, सिक्वेंशियल फॉर्म में, किसी भी तरीके से उसको याद करने के लिए इस तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, तो इस चीज में भी हेल्प करता है। मीन्स बाय विच एजुकेटर्स असेस स्टूडेंट लर्निंग, ये हो गया आपका टेस्ट। क्या हो गया ये टेस्ट। हम आपको कैसे जज करते हैं, राइटिंग से, टेस्ट लेके, है ना। तो ये हमें भी हेल्प करता है, एजुकेटर्स को भी हेल्प करता है, ताकि वो स्टूडेंट की अचीवमेंट को असेस कर सके कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन, उनको मतलब एनकरेज करता है, उनको क्या करता है ये, हाँ जी, एनकरेज का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, बढ़ावा, कि वो एक्सप्रेस कर सके चीज को, है ना। कोई भी जो उनके दिमाग में चल रही है चीजें वो उनको एक्सप्रेस कर सके, और वो एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। असेंशियल फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये जरूरी है। अच्छा, ऐसा कहते थे ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इससे आपकी वोकैब अच्छी होती है ना। तो ऐसे आप करा करो ये चीजें, क्योंकि इससे इंप्रूव होता है, वोकैब अच्छी होगी तभी तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, ठीक है। फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट, इसमें आपका करियर भी बन सकता है अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो तो। जैसे अभी मैंने कहा था कि किस लोगों के लिए ये कमाई का साधन है, जैसे राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही कितने सी थे अपने पास, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, है ना, वही सब यहाँ पर है। देखो, सबसे पहले क्लियर पर्पस, जो भी आप लिख रहे हो उसका पर्पस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, क्लैरिटी मतलब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए, और कंसाइजनेस का मतलब छोटे रूप में लिखा होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस, आपको पता है कि मेरी आर्टिकल को पढ़ने वाला कौन है, तो उनसे रिलेटेड ही आपको वो चीज निकालनी है, ठीक है। अब जैसे एक बात सुनो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, ठीक है, अगर आपको आर्टिकल दे दिया जाए साइंस से रिलेटेड, पढ़ोगे आप? तो आपको पहले टारगेट ऑडियंस देखनी है कि आप किसके लिए आर्टिकल छाप रहे हो, उनके लिए ये रेलेवेंट है भी या नहीं है। सूटेबल टोन, आपकी राइटिंग में टोन सही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आपको ऐसा लगता है ना कि बोलने से ही टोन पता चलती है, कई बार लिखने से भी टोन पता चल जाती है, ठीक है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने उसको राइटिंग को ना, मतलब जो आपने आंसर लिखा उसको अच्छा बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं, वेलकम, है ना। आप कुछ भी ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो कैपिटल लेटर में लिखना। अगर मान लो आप ईमेल राइटिंग में आपने ये बात पढ़ी थी कि कैपिटल लेटर में आपको कुछ नहीं लिखना, अगर लिखते हो ना तो ऐसा लगता है कि वो बंदा फेंक के मारने वाला बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये एक पोलाइट वे नहीं आता अगर आप ऐसे यूज करते हो तो, ठीक है। तो फॉर्मल राइटिंग में कभी भी ये कैपिटल लेटर्स अगर बीच में नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सूटेबल टोन होनी चाहिए आपकी, पोलाइट फॉर्म में आपको बात करनी है। एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेटर बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट लेटर जैसा ही होना चाहिए, समझ रहे हो। कहीं वहां पे भी फ्रॉम टू सीसीबीसी चल रहा है ना। पर्सनल ओपिनियन और इमोशंस, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट से रिलेटेड बातें करनी है। आई थिंक, आई फील, आई थिंक सो, ये सब आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। यस, ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। टाइम इज 1:41, है ना, यही टाइम है। ये चैप्टर क्लियर हुआ आपको पूरा? क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें? सबसे पहले LSRW पढ़े थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्या है, ये कंपोनेंट्स है किसके, लैंग्वेज के। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी कुछ राइटिंग का स्किल, वो था कि किस किस चीज, मतलब इस राइटिंग स्किल्स होना क्यों जरूरी है, मतलब क्या फायदे हैं इसके, है ना। ये पढ़ा था हमने कि ये लोगों के लिए कमाई का साधन है, ठीक है। बच्चों को लिखना आ जाता है तो काफी चीजें उससे इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ राइटिंग, जिसमें आपके 7 स्टेप थे, ठीक है। अच्छे से याद है सबको? पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सेकंड वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट, देन राइटिंग, देन रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, नेक्स्ट पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है। ये आपके स्टेप थे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। स्टाइल्स में क्या था,
चार थे। सबसे पहले एक्सपोजिटरी, देन आर्गुमेंटेटिव, देन डिस्क्रिप्टिव, एंड फोर्थ वन इज नैरेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स और देन हमने पढ़ा है, उसके बाद मैंने पढ़ा है सिग्निफिकेंट, मतलब स्टूडेंट्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ा है। ठीक है, हाँ जी क्लियर है? टेस्ट में नहीं आएगा।